नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। इसमें हमने जो है इसमें हमने एक प्रश्न पत्र देखा और दूसरे प्रश्न पत्र में से 13 क्वेश्चन देखे थे। और उसके बाद के जो प्रश्न है वह हम 14 नंबर से प्रारंभ आगे की ओर देखेंगे अभी। और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनवाद और या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह जो कथन है प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद का यह कथन है। और यह कथन जो है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का है। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत के अंत कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अंतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और अंतकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतकरण के प्रवृत्तियों का नाम अंतकरण के प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता क्या है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अभी हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है वह है सुधावर्षन। सुधावर्षन है। और इसके बाद भी हम आगे जो पत्र दिए हुए उसकी भी जानकारी पढ़ेंगे, कहाँ से निकलता था। तो वह बनारस अखबार जो है, बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सिंह जी है। और ये साप्ताहिक पत्र था, 1845 में निकलता था और काशी से यह प्रकाशित होता था। कौन सा अखबार? बनारस अखबार। अवध अखबार उर्दू, अवध अखबार जो था वह उर्दू में प्रकाशित होता था। और इसके जो संपादक है वह है मुंशी नवल किशोर। यह दैनिक पत्र था, यानी हर रोज निकलने वाला। और वह अवध अखबार जो है यह 1858 में प्रकाशित हुआ और यह जो है लखनऊ से निकलता था। अगला जो है उदंत मातरन जुगल किशोर इसके संपादक थे। और ये साप्ताहिक था, 1826 30 मई 1826 को यह निकला और यह कलकत्ता से निकल रहा था। और साथ ही 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद बंगदूत। बंगदूत जो है, बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय थे, बंगदूत पत्र के संपादक। और यह बंगदूत जो है यह एक साप्ताहिक पत्र था और यह 1829 को प्रकाशित हुआ और यह भी कलकत्ता से निकलता था, बंगदूत। अभी प्रजा हितैषी यह जो है पत्र, यह राजा लक्ष्मण सिंह के संपादक थे और यह 1855 में आगरा से निकलता था, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असाध्य वीणा कविता में प्रियवद ने वीणा को रचयिता मानकर याद किया। अभी यहाँ पर जो असाध्य वीणा है वह कविता जो है, यह कविता अज्ञेय की लिखी है 1961 में। आंगन के पार द्वार ये इसका काव्य संग्रह है। असाध्य वीणा कविता में प्रियवत वर्ज कीर्ति को वीणा का रचयिता, यानी जो वीणा का निर्माता है वह प्रियवत जो है वह वज्र कीर्ति को मानता है और उसको मानकर याद करता है, उसको नमन करता है। आगे के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार 1961 में संकलित हुआ है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है और इसका मूल भाव अह भाव का विसर्जन, यानी अह भाव का त्याग। और इसके जो अन्य काव्य संग्रह आगे के उसकी तरफ भी एक नज़र बढ़ाते हैं। भग्नदूत जो 1933 में प्रकाशित हुआ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो आंगन के पार द्वार है उसके अंतर्गत ही असाध्य वीणा कविता संकलित है। भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुआ, चिंता 1942 में, इत्तलेम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर यह 1949 में, और बावरा आहेरी यह 1954 में, इंद्रधनुष्य रोंदे हुए यह 1957 में प्रकाशित हुआ, और कितनी नाव में कितनी बार यह 1967 में, सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित हुआ, और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ यह 1973 में, और नदी की बाँक पर छाया यह
1981 में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। यह आगे के काव्य संग्रह है। फिर से पढ़ता हूँ। भग्नदूत चिंता इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा आहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बाँख पर छाया। यह आगे के ये है। और आगे का जन्म जो है वह 1911 में हुआ और आगे ने तार सप्तक का संपादन भी किया हुआ है। तार सप्तक जो है वह तार सप्तक 4 थे। पहला 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1951 में प्रकाशित हुआ और तीसरा 1959 और चौथा 1979 में प्रकाशित हुआ है। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित करता है, यानी कि सूरदास का पद है यह आयो घोष बड़ो व्यापारी। इस पद में किसकी ओर संकेतित किया है, तो इस पद में उद्धव की ओर संकेतित किया है सूरदास ने। अगला है शासन की बंदूक कविता किस छंद में रची हुई है, तो शासन की बंदूक यह कविता जो है यह दोहा में रची हुई कविता है। यह नागार्जुन की कविता है। शासन की बंदूक 1967 में प्रकाशित हुई है और यह कविता युगधारा यानी उनका अन्य काव्य संग्रह है। युगधारा 1953 में काव्य संकलित है। अभी नागार्जुन के अन्य काव्य संग्रह देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। नागार्जुन के अन्य काव्य संग्रह में है सतरंगे पंखों वाली जो 1959 में प्रकाशित होती है। प्यासी पतराई आँखें यह 1962 में। भंक भस्मांकुर यह 1971। तालाब की मछलियाँ यह 1975। खिचड़ी विप्लव देखा हमने यह 1980 और हजार हजार बाहों वाली यह 1981 में। और पुरानी जूतियों का खोरस यह जो है 1983 में प्रकाशित हुआ है। मुख्यतः नागार्जुन यह मैथिली भाषा में भी लिखते हैं। पंत्रहीन नग्नगाछ इस शीर्षक से काव्य संग्रह इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है और मैथिली भाषा में भाषा के आधार पर ही नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इनमें कुल 52 कविताएं संग्रहित थी जो मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। इस कृति पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है सुनी है के नाही यह प्रकट कहावती जो काहो कल्पयान है सुकै कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार दिखाई देता है। यमक अलंकार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जहाँ एक या एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, यानी बार बार वही शब्द आते हो, शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो। जैसे किनारा किनारा, जैसे एक किनारा यानी अंतिम छोर भी होता है और किनारा यानी त्यागना भी होता है। इस प्रकार के यहाँ यमक अलंकार होता है। यानी यमक अलंकार यानी किसी पद में या किसी काव्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, मगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और उसके साथ उसके अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग हो रहा है, तो उसमें यमक अलंकार होता है। अभी संदेह कौन सा है? रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने का, यानी उपमेय में उपमान का यदि संशय होने का भास हो रहा है तो वहाँ संदेह अलंकार उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है यहाँ भ्रांतिमान भी अलंकार है, इसका भी हम एक पढ़ते हैं। भ्रांतिमान अलंकार रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु का चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। यानी रूप रंग कर्म आदि की समानता के अनुरूप हमें उस वस्तु का भास होता है लेकिन वह भ्रम उत्पन्न होता है, लेकिन वह कल्पित होती है, वह मूलतः वह वस्तु नहीं है। जैसे चांद है या उसका मुख है, इस प्रकार का यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। पढ़त भ्रमर सूत कुंड पर ब्रह्मधरी कुसुम पलास धली ताको पकड़न चहत जम्बू फल की आस। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? तो श्लेष अलंकार में जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, यानी एक ही शब्द है और उसके अनेक अर्थ हो रहे हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की छाई परे श्याम हरित दूत होई, यह जो है बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है और इसमें जो है श्लेष अलंकार दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है, सभी संतालों को दामूल हौज हौज हो गया। महिला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामूल हौज हौज का अर्थ है, दामूल हौज का अर्थ ये जो है आजीवन कारावास यानी आजीवन अमरण जो शिक्षा होती है उसको कहते हैं। अभी इस फणीश्वरनाथ रेणु का यह उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। पूरा मेरीगंज गांव ही इस उपन्यास का नायक है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है और इनके अनेक जो उपन्यास है वह भी परती परिकथा 1957 में प्रकाशित होता है। पहला जो है वह महिला आंचल 1954 में, दूसरा परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे यह 1967 में, पलटू बाबू रोड यह 1979 में और राम रतन राय यह 1971 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? तो यह जो है राग दरबारी उपन्यास के संबंध में श्रीलाल शुक्ल ने उनकी भूमिका में लिखा है। अभी श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यास देखते हैं। जो राग दरबारी है 1968 में प्रकाशित होता है। सूनी घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित होता है। अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पाड़ा 1976 और विश्रामपुर का संत 1998 में प्रकाशित होता है। अभी यहाँ पर मन्नू भंडारी का उपन्यास भी है। मन्नू भंडारी ने 2 उपन्यास लिखे, आपका बंटी जो 1971 में प्रकाशित है और महाभोज 1979 में प्रकाशित है। काशीनाथ सिंह के उपन्यास भी यहाँ पर है। काशीनाथ सिंह का 80 और अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित यह उपन्यास महत्वपूर्ण है। दुधनाथ सिंह ने आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो अंधकारम यह उपन्यास लिखे हुए है। अगला प्रश्न है, वतन की फिक्र कर, ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजगरे है आसमानों में, यह छंद किस उपन्यास में आया है? तो यह जो है जो भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, इसमें आया हुआ है और तमस उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ है। वतन की फिक्र कर, ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे है आसमानों में, यह जो कथन है, यह जो छंद है या पद है, यह तमस उपन्यास में है और तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है और यह उपन्यास 1973 में लिखा हुआ है और विभाजन के आधार पर लिखा हुआ है, भारत विभाजन के आधार पर। और भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास है झरोखे 1967, कड़िया 1970, बसंती 1980, मयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर यह 2000 में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद जो है वह देश विभाजन पर लिखे हुए उपन्यास है झूठा सच, जिंदगी नामा कृष्ण सोक्ति का और झूठा सच यशपाल का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री द्वंद्व, यह कथन किस चरित्र का है? तो यह कथन जो है महामाया भैरवी का है, जो बाम भट्ट की आत्मकथा में आई हुई है। यह बाम भट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और बाम भट्ट का आत्मकथा यह उपन्यास 1946 में प्रकाशित हुआ है। ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें प्रेम का उदारीकरण, हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। इसके प्रमुख पात्र यानी बाम भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र है बाम भट्ट है, निपुणिका, निवुनिया, अघोर भैरव और भट्टी महामाया, यह बाम भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र है, यह मुख्य पात्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसका युगापन एक प्रतिष्ठा की जीत कही चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से है? उसका युवापन, तो उसका युवापन एक प्रतिष्ठित की जीत कही चुराए बैठा है,
वह इस प्रतिष्ठा के आगे कहीं बहुत मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। यह कथन जो है गैगरिन कहानी का है, नहीं गैगरिन नहीं पीता कहानी का है, गैगरिन नहीं पीता कहानी का है, जो ज्ञान रंजन की कहानी है। ज्ञान रंजन की अन्य कहानियाँ भी है, पीता है, घंटा, बहिर्गमन, सीमाएँ, यह ज्ञान रंजन की कहानी है। और जैनेंद्र की कहानियाँ स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली और लाल सरोवर, मास्टर जी, यह जो है ज्ञान रंजन की कहानियाँ हैं। आगे की कहानियाँ भी यहाँ पर है। आगे की जो गैगरिन कहानी है वह पहले रोज़ नाम से प्रकाशित हुई थी और बाद में गैगरिन, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, अरन अरन अरनमंते, तंत्र देवता, यह भी है आगे की कहानी संग्रह। और नारंगिया, पुरुष का भाग्य, यह अ, आगे की कहानियाँ हैं। अभी कमलेश्वर के कहानी संग्रह, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, यह कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर सीप प्रसन्न हो जाता है? तो वह फुलकारी। यह चिप की दावत कहानी में कहानी का कथन है। फुलकारी देखकर चिप जो है खुश हो जाता है। भीष्म साहनीकर चिप की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय लोगों को, मध्य वर्गीय और साथ ही यह पुरुष विमर्श को भी चित्रित करने वाली कहानी है और मध्यम वर्ग का मानसिकता बदलते और संबंधों की विडंबना का वास्तविक चित्रण है। अभी भीष्म साहनी के अन्य काव्य संग्रह भी है यहाँ पर। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1967, पटरिया 1973 और वाड़चू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1979 और डायन 1998 में प्रकाशित कहानी संग्रह है भीष्म साहनी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? तो तीसरी कसम कहानी के हम पूरे विकल्प पढ़ते हैं पहले। विकल्प कैसा है? नाही नाही, नाही नाही देवत पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया, जे मैया सरस्वती आरजी करत बानी, हमरा पर शोकू, सराही है मैया हमस पर शोकू, नौवा चटाई काहे नाही मारली जैसी घर सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है। तो यह जो है यहाँ पर ए बी सी, यह जो है यहाँ से, यह जो है तीसरी कसम कहानी में गीत आए हुए। जय मैया सरस्वती वह जो हीराबाई को लेकर हीरामन गाड़ी में जाता है और वह और गाड़ी में बैठकर यह गीत गाता है और यह भी गाता है। और यह सजन रे झूठी मत बोलो, यह जो है वह बाइस्कोप जब वो थिएटर देखने जाता है, नाटक देखने जाता है, तब वह स्टेज पर यह गीत लगता है। अगला प्रश्न है, सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं? तो यह जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सिद्धों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, यह भी है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, संतवित्व सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो स्कंदगुप्त नाटक में यह जो संवाद है पर्णदत्त कहता है स्कंदगुप्त को। तो वह स्कंदगुप्त
नाटक का प्रकाशन 1928 में होता है और यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त। नहीं, यह स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। यहाँ पर स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है, देखो, पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरुवर्मा, कुमारगुप्त, देवसेना, विजया, मातृगुप्त। मातृगुप्त कालिदास का नाम है, याद रखिए। सर्वनाग, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, खिंगिल और मुदगल, यह पात्र है। और उसके साथ ही अन्य पात्र है सज्जन, यानी जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, कल्याणी परिणय, जयश्री, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, यह नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। तो येलिया, लीला, जयमाला, नीला। तो यहाँ पर जो है जयमाला जो है यह चंद्रगुप्त नाटक में नाटक की पात्रा नहीं है। यह भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और यह 1931 में चंद्रगुप्त नाटक प्रकाशित होता है। नाटक का कथानक ऐतिहासिक और अलेक्क्षत्र का आक्रमक, नंदवंश का नाश, सिलुकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। अभी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चंद्रगुप्त है, चाणक्य, षटकार, सिंहरन, अंबिक, राक्षस, प्रवर्तक, सिलुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुहासिनी, यह जो है चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, एक निर्वैदिक की दृष्टि से आधे अधूरी मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। तो यह जो कथन है ओम पुरी का है और ओम पुरी ने इस नाटक का मंचन करते हुए ये तीन व्यक्तियों का जो अभिनय है यह अकेले ओम पुरी ने किया है, याद रखिए। और ये ओम पुरी का कथन है। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक लगता है, यह ओम पुरी का कथन है। और यह आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित होता है और यह मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के 3 नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और यह आधे अधूरे। इनके अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और यह पैरों तले जमीन, यह अधूरा नाटक है मोहन राकेश का। अभी अगला प्रश्न है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, संध्या उसकी सुइया है, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करें। यह अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसका किससे है। तो यह संवाद किसका किससे है, तो यह जो संवाद है अंजू दीदी का उनके पति से होगा। अंजू दीदी का यह सवाल अमीना से है, अमीना को कहती है अंजू दीदी यह सवाल। अंजू दीदी नाटक में यह सवाल अंजलि यानी अंजू दीदी ही अमीना को कहती है। अभी यह उपेंद्रनाथ आश्क का नाटक है और उपेंद्रनाथ आश्क के अन्य नाटक लक्ष्मी का स्वागत 1935, जय पराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1955 और कैद उड़ान। अगला है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह प्रकट और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान आस्था की किस नक्षत्र से जोड़ता है। तो यह उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से ही यह संवाद जोड़ता है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरी क्रीड़ा है, मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही क्रमशः विद्रोह प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार जीवन की किस वर्तमान अवस्था को नक्षत्र से जोड़ता है, तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ता है और निबंध का नाम भी उत्तर फाल्गुनी के आसपास है, याद रखिए। यह जो है क्रोध मेरी, यह अभी हमने उपर्युक्त पढ़ा और यह एक मिनट, कुबेरनाथ राय का यह कथन है और निबंध भी है।
इनके अन्य निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय के प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, गंधमादक, विषाद, विषाद निषाद, बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कराल, अंधकार में अग्निशिखा, यह कथन उनके यह निबंध है कुबेरनाथ राय के। अगला प्रश्न है हमारा, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उनमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध का है? तो यह जो है मजदूरी और प्रेम निबंध से लिया हुआ है। और यह जो निबंध है, यह निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का है। और इस निबंध में आचरण की सभ्यता, यानी अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वर्ल्ड हिटमैन। और जबकि कविता क्या है, यह रामचंद्र शुक्ल का है। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का है। और संस्कृति और सौंदर्य यह नामवर सिंह के निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विवेक राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? अभी विवेक राय कृत निबंध संग्रह में हर बारिश यह नहीं है, फिर बैत वाला डाल पर, उड़ जाग मुसाफिर, गवई, गंध गुलाब, यह जो तीन है, यह तीन जो संग्रह है, यह तीन फिर बैतलवा डाल पर, गवई, गंध गुलाब और उड़जाग मुसाफिर, यह विवेकी राय के है। लेकिन हर बारिश यह विवेकी राय का निबंध संग्रह नहीं है। हर बारिश यह निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है और यह 1970 में प्रकाशित हुआ है। हर बारिश में यानी निबंध, यह जो निबंध संग्रह यह निर्मल वर्मा का है, याद रखिए। निर्मल वर्मा के अन्य निबंध संग्रह देखते हैं। चिड़ों पर चांदनी 1964, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के शत्र 1991, आदि अंत और आरंभ 2001, जबकि फिर बैतलवा डाल पर, गवई, गंध गुलाब तथा उठ जाग मुसाफिर, यह विवेकी राय के निबंध है। अगला है प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर संस्कृति और सौंदर्य में जो है वह शीरीष के फूल, इसका उल्लेख नहीं है इस निबंध का। ये अशोक के फूल का है। विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी, इन तीनों का जिक्र संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आया है, लेकिन शीरीष के फूल का जिक्र नहीं है। अभी अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? तो यहाँ पर वह जो है ललित गद्य नहीं करते हैं, इस ललित गद्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक से है? तो यह कथन जो है संस्कृति के 4 अध्याय से लिया हुआ कथन है। यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय, यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक 1956 में प्रकाशित होती है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो 1959 में साहित्य अकादमी मिलता है संस्कृति के 4 अध्याय को 1959 में। और इसके बाद जो है मेरी तिब्बत यात्रा, यह 1973 में, मेरी तिब्बत यात्रा यह राहुल सांस्कृत्यायन की कृति है। और इनके यानी राहुल सांस्कृत्यायन की यात्रा वर्णन किन्नर में और चीन में देखा, लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, यह जो है यह राहुल सांस्कृत्यायन की यात्रा वर्णन है। अभी आवारा मसीहा 1976, यह 1974 विष्णु प्रभाकर की जीवनी की विधा है। अभी यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं का भी जिक्र है। यह जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और यह पिछली बार भी अभी दिसंबर नेट में ही पूछा था यह प्रश्न। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीट का निर्माण फिर 1970, बसेली से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं है, जो उपर्युक्त क्रमशः 4 भागों में है। 4 भाग कौन सा है?
क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेल से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। यह फिलहाल हाल ही में जो दिसंबर 2023 का नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था, उसमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही क्रम पहचानिए, यह प्रश्न पूछा था। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित निबंध है? तो ठकुरी बाबा यह महादेवी वर्मा की कृति है और यह एक स्मृति रेखाएँ रेखा चित्र में संकलित है। ठकुरी बाबा जो है स्मृति की रेखाएँ रेखा चित्र में संकलित है। इसके अन्य रेखा चित्र, अभी महादेवी वर्मा के अन्य रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र 1941, मेरा परिवार 1972, पंथ के साथी 1956। यह महादेवी वर्मा का संस्करण विधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि माना है? तो वह व्यास के बाद माना है, याद रखिए। अभी यहाँ पर आवारा मसीहा जो है वह विष्णु प्रभाकर ने, जिसे लिखने में 14 वर्ष का समय लगा है। आवारा मसीहा लिखने में कितना समय लगा है? तो 14 वर्ष का। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993 में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभव वही थी मेरे लिए नटनिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, यह कथन तुलसीराम का है। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का संभवतः वही स्थान मेरे लिए नटनिया का, यह कथन तुलसीराम का है। और यह एक दलित आत्मकथा है और यह दलित आत्मकथा जो मुर्दहिया आत्मकथा का कथन है। तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखी है। मुर्दहिया जो है 1910 में प्रकाशित होती है और मणिकर्णिका का जो है दूसरा भाग है वह 2013 में द्वितीय भाग प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य को मिलते हैं, यानी देवनागरी के संबंध में कौन से तथ्य मिलते हैं, यह यहाँ पर बताना है। तो देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है, यानी देवनागरी के जो वर्ण है वह उसका क्रम जो है एक वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है। अभी देवनागरी लिपि नाम किसके नामों पर पड़ा है? तो गुजरात के ब्राह्मणों के नाम पर गुजरात के नागर नामक ब्राह्मण जो थे, गुजरात में रहने वाले जो नागर नामक जो ब्राह्मण थे, उसके नामों पर नागरी नाम पड़ा है देवनागरी का। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, जैसे अक्षरात्मक ऐसे क ख, ऐसे यह अक्षरात्मक लिपि है। उसके बाद जो है देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं, यानी प्रत्येक अक्षर जो है उच्चरित है और प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग ध्वनि है। जैसे कि अंग्रेजी में बहुत सा ऐसे शब्द है कि तो एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं लेकिन उसका उच्चारण अलग होता है। जैसे कि नॉलेज जो है के से ही प्रारंभ होता है, पर उसका उच्चारण के होता है, लेकिन पढ़ते हुए उसको नॉलेज जो है के से प्रारंभ होता है। ऐसे अनेक शब्द है अंग्रेजी में, लेकिन हमारी देवनागरी में वैसे शब्द नहीं है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यह देवनागरी की विशेषता है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित देवनागरी लिपि से नागर नामकरण हुआ, यानी देवनागरी लिपि का नाग लिपि से नागर लिपि का नामकरण हुआ है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट ने 7वीं-8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में हुआ है, यह भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अभी अवधि और ब्रज में कौन कौन सा वैमनस्य से मिलता है या मिलता जुलता अंग कौन सा है, भाग कौन सा है, यह देखते हैं। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का पश्चिमी हिंदी से है, यानी अवधि जो है वह पूर्वी हिंदी में सम्मिलित होती है और ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण ऐ ए उ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए ओ के रूप में उच्चरित होते हैं। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा
पर सर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता। ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांतक, यानी ध्वनि के स्तर पर यदि देखते हैं तो अवधि भाषा जो है वो आकारांत है, लेकिन ब्रज भाषा ओकारांत है। याद रखिए। ब्रज भाषा शोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित, यानी ब्रज भाषा जो है शोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अवधि जो है वह आर्धव मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और वह अवधि भाषा जो है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। अभी यहाँ पर कथन क्या है देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास ने की हुई है, बिल्कुल सही है। कबीर की परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित उल्लेख किया है। दादू की समग्र रचनाओं को अंग बधू ना शीर्षक से रजब ने संकलित किया है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी यात्रा वृत्तांत पर मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के, एक मिनट यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन रेखा चित्र कथा किया गया है, यह बिल्कुल सही है। रघुवंश के हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आम पास के प्रदेशों का चित्रण किया है, यह भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है निर्मल वर्मा के यात्रावर्तन चीड़ों पर चांदनी में आयरलैंड का उल्लेख है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नाटक और रंगमंच एक मिनट नाटक और रंगमंच से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। अभी नाटक और रंगमंच के संबंधित क्या है। नाटक और रंगमंच से संबंधित तथ्य है, उपेंद्रनाथ आश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ है, यानी कैद नाटक जो है काफ़ी मंचित हुआ है, मंच पर उसका अभिनय किया गया है, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। बच्चन सिंह के अनुसार पहले नाटककार है जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से समृद्ध किया है और रोमांस के कटघरे से निकलकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा है। किसने? उपेंद्रनाथ आश्क ने। यह कथन बच्चन सिंह का है। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा नाटक 1969 अत्यंत सार्वजनिक रूप में हुआ है। इस नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थ है, यह तो एक मॉडर्न एलिगोत्सव आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। यह जो है जगदीश चंद्र माथुर का कथन है। यहाँ पर अगला एक कथन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह, यह दोनों नाटक एक ही वर्ष 1933 में प्रकाशित हुए हैं। प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है जो 1910 में प्रकाशित होता है, और जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित होता है। इनके अभी जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है कल्याणी परिणय 1912, विशाख 1921, आज़ाद शत्रु 1922, जन्मय जय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927 और स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित होता है। उसके साथ ही चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित होता है। यह जयशंकर प्रसाद के नाटक थे। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी रिपोर्ताज के संबंधित यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। तो रिपोर्ताज से संबंधित कथन है, अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्ताज है, हिंदी में होता है। अंग्रेजी में रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्ताज है। एलिया एहरबुर्ग ने रिपोर्ताज से कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब
दिसंबर 1938 में यानी जो रूपाप जो है पत्रिका है और लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है, यह शिवदान सिंह चौहान का प्रथम माना जाता है हिंदी में, और यह सबसे प्रथम रूपाप पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ था। बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा तूफानों के बीच 1941 में लिखा है, और इसे लिखित रिपोर्टाज अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। अभी सही कथन कौन से, यहाँ पर हम सीधा उत्तर ही देखते हैं। तो इसमें है देखो, नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है, ये बिल्कुल सही है। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। यह इलियट का कथन है, याद रखिए। इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचय के निमित्त एक आधार पात्र की भांति होता है। नई समीक्षा का आरंभ 20वीं सदी में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगर्ग ने किया है, यानी नई समीक्षा का आरंभ 20वीं शताब्दी में हुआ है और वह कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगर्ग ने किया है, याद रखिए, किया था। उसके बाद है, न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का सर्वप्रथम परिभाषा जॉन क्रोरेंसम ने अपनी पुस्तक दी न्यू क्रिटिसिज्म 1941 की भूमिका में की है। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात T.S. इलियट और I.A. रिचर्ड्स से माना जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। अगला प्रश्न है हमारा, बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए, यानी बिंब और इस प्रतीक पर आधारित कथनों पर विचार करना है। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानचित्र या कल्पना रूप है, यानी बिंब यानी किसी अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत नहीं है, यानी मृत वस्तु का एक मानसिक कल्पना रूप है बिंब। यानी अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ होता है, यानी अर्थ की स्पष्टता करने के लिए बिंब का महत्व होता है। प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रतीक के द्वारा क्या होता है, तो प्रतीक के द्वारा सूक्ष्म एवं विशिष्ट, यानी कोई सूक्ष्म है और वह विशिष्ट है, उसकी अनुभूतियों को ग्राह्य धरने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। प्रतीकवाद वास्तव में आंतरिक घनीभूत अनुभूति को विशिष्ट भंगिमा के साथ संवेदनात्मक अभिव्यक्ति पर बल देने वाली विचारधारा थी। वस्तु व्यक्ति भाव, विचार, रूप, गुण आदि को इंद्रिय गोचर या हृदयंगम बनाने के लिए जो स्पष्ट संप्रेषण अप्रस्तुत विश्वास के उपयोगी की प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न कौन से कथन सत्य है। अभी पोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन से कथन सही है, तो पोर्ट विलियम के कॉलेज के संबंध में पोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तक लिखने की व्यवस्था की, बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। पोर्ट विलियम कॉलेज के तरफ से जो है उर्दू और अंग्रेजी पुस्तकें लिखने की, गद्य लिखने के लिए हिंदी और उर्दू, पोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से, कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। जॉन किलग्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य का विकास में योगदान दिया। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर। अगला क्या है, शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी, यानी यह आगरा में खुली थी, ये पादरियों की, जो क्रिश्चियन थे, वह स्थापित हुई थी, जिसमें इंग्लैंड के एक इतिहास की ओर मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित किया गया। कथासार के लेखक अनुवाद रतनलाल थे, यानी कथासार जो है रतनलाल की थे। विलियम्स कैरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। उसका संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, यानी विलियम्स
कैरी का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, लेकिन उसने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। इन्होंने कई पादरियों के संयोग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की भाषाओं में किया है। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन से है? तो राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। तो वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। यानी भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक कौन थे? तो राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकवादी धर्म अनुयायी बने रहे। आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। इसी के संदर्भ में इन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। अभी सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से प्रबोधन प्रयुक्त किए हैं? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर धन्य माना है, शुचिते माने हैं और गीते कहाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति कविता है। इसमें निराला ने पुत्री सरोज के लिए धन्य शुचिते गीते शब्द से संबोधित किया है। निराला ने 1935 में सरोज स्मृति की रचना की है। यह एक लंबी कविता है सरोज स्मृति, और इसको हिंदी का शोक गीत भी माना जाता है। यह रचना निराला ने 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत लिखी है। सरोज स्मृति प्रथम काव्य ग्रंथ रचना, यानी सरोज स्मृति जो है वह प्रथम संग्रह जो है, यह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। सरोज स्मृति कविता अनामिका में संकलित अन्य कविता। अभी अनामिका काव्य संग्रह में संकलित अन्य कौन सी निराला की कविताएं हैं, यह थोड़ा सा देखते हैं। सम्राट एक्सबर्ट के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती पत्थर, यह उनकी अनामिका काव्य संग्रह में संकलित रचनाएं हैं। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन आया है? तो यहाँ पर जो है भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित उपशीर्षक आए हैं। कृषि और कृषक, शिक्षा की व्यवस्था, दुर्भिक्ष, वर्तमान भारत, गोवध, साहित्य, मंदिर और महंत आदि। यह जो है भारत भारती के वर्तमान खंड में शीर्षक है। कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष, वर्तमान भारत, गोवध, साहित्य, मंदिर और महंत, यह है। अन्य जानकारी पढ़ते हैं। भारत भारती यह 1912 में प्रकाशित रचना हुई है। यह मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित है, और यह भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी मैथिलीशरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। गुप्त जी को इस रचना की प्रेरणा, यानी यह प्रश्न पूछा था, पीछे पूछा हुआ प्रश्न है यह, कि भारत भारती की रचना की प्रेरणा गुप्त जी को भारत भारती यानी भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा जो है मुद्दसे हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। भारत भारती में 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड, यह निम्नलिखित में से किस रचना के अंग है या किस रचना के खंड है? तो भारत भारती के, याद रखिए, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। अगला इसकी है गुप्त जी की अन्य रचनाएं, यानी मैथिलीशरण गुप्त की अन्य रचनाएं। जो प्रथम रचना है रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ का वध 1910, पंचवटी 1925, पंचवटी यह किसान जीवन पर लिखी हुई है। झंकार 1929, साकेत 1931, यह साकेत जो है उर्मिला के आधार पर है। यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। अगला प्रश्न है भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक कवियों का उल्लेख हुआ है? अभी भूल गलती कविता में किन किन ऐतिहासिक कवि का उल्लेख हुआ है, यह देखते हैं। तो इसमें है अलग जाली, इस्बे सीना अलबरूनी। यह
गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, यह मुक्तिबोध का पूरा नाम था। और मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, भूरी भूरी खाक धुली 1980, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतकरण का यातायन, भूल गलती नामक कविता उसके काव्य संग्रह यानी चांद का मुंह टेढ़ा में भूल गलती कविता संग्रहित है, और यह 1964 में प्रकाशित होता है। चांद का मुंह टेढ़ा। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में यानी अंधेरे में कविता जो है सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1964 में प्रकाशित हुई थी। और आशंका के द्वीप अंधेरे के यानी अंधेरे में कविता का दूसरा नाम भी है आशंका के द्वीप। अंधेरे में कविता का मानस का हंस उपन्यास के पात्र है। ये मानस का हंस उपन्यास में कौन कौन से पात्र है देखते हैं। तो मानस का हंस उपन्यास के पात्रों में अब्दुल्ला बेगम है, मोहिनी बाई है, मेधा भगत है, भगत आत्माराम है, मोरो सिंह है, रत्ना है। मानस का हंस यह 1972 में अमृतलाल नागर ने लिखा हुआ उपन्यास है, और यह प्रसिद्ध रचना है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर मानस का हंस लिखा है। और जो अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समंदर 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1967, नाचो बहुत गोपाल 1978 और खंजन नयन 1981। खंजन नयन जो है वह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अभी यहाँ पर महिला आंचल है। महिला आंचल जो फणीश्वरात रेणुका है वह 1954 में प्रकाशित है। और महिला आंचल वह आंचलिक उपन्यास है जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। महिला आंचल उपन्यास के पात्र है सुमिलित दास, डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास। महिला आंचल उपन्यास में बावन दास यह गांधी जी का प्रतीक है। बलदेव, लक्ष्मी और तहसीलदार विश्वनाथ है। तहसीलदार विश्वनाथ की लड़की का नाम कमली है, और कमली जो है वह डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करती है। तमस उपन्यास 1973 भीष्म साहनी का है, और यह उपन्यास भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका को आधार बनाकर लिखा है। तमस उपन्यास के पात्र है इकबाल सिंह, रिचर्ड, लीला, जीला, देवदत्त, जनरल, अजित सिंह, मास्टर रामदास आदि। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। अभी झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र कौन सी है? तो झूठा सच उपन्यास में देखो है, एक मिनट, शीलो है, बंती है, पूरनदेई है, यानी यहाँ पर पूरनदेई है, शीलो है और बंती है। पूरनदेई जो तारा और बंतो जब कैंप में रहती है तब वहाँ उसको पूरनदेई मिलती है। शीलो जो है, शीलो वह एक जो तारा की एक रिश्तेदार होती है। और बंती जो है वह जब विभाजन के बाद तारा जब इधर दिल्ली की ओर आती है तब उसको एक रास्ते में बंती मिलती है, और वो बंती का पति जो है उसको घर से निकाल देता है। और बाद में वो जब वो ढूंढती ढूंढती उसके पति के पास जाती है और वो घर में उसको अस्वीकार करते, घर में आने नहीं देते, तब वह सिर पीटते हुए अपनी जान गंवा देती है तारा की गोद में। झूठा सच उपन्यास के पात्र है यह। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसका प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय भाग 1960 में। इसके प्रमुख पात्र यानी झूठा सच उपन्यास के प्रमुख पात्र है जयदेव पुरी, तारा, कनक आदि। जयदेव पुरी की बहन का नाम तारा है और जयदेव पुरी के पत्नी का नाम कनक है। बाद में अंत में कनक की शादी प्राणनाथ से हो जाती है, और वह गिल से भी प्रेम करती है कनक। यशपाल के अन्य उपन्यास है दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, अप्सरा का शाप 1965, मेरी तेरी उसके बाद 1974 में प्रकाशित होते हैं। यह जो है यह यशपाल के उपन्यास है।
अगला प्रश्न जो है आपका बंटी पर है। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। अभी आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र यहाँ पर कौन से कहे हैं? बंटी तो है ही, उसमें कोई ये संदेह नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसमें देखो, जोत है, अमी है और टीटू है। टीटू जो है वह इसका दोस्त रहता है बंटी का। यह 1971 में प्रकाशित उपन्यास है मनु भंडारी का। जोत, आमी और टीटू आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। आपका बंटी 1971 में मनु भंडारी का उपन्यास है। इसकी विषय वस्तु के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे एक मध्यवर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति का बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह दिखाया हुआ है। हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है। इस उपन्यास के अन्य पात्र, अभी आपका बंटी उपन्यास के अन्य पात्र है बंटी, शकुन। शकुन जो है बंटी की माँ है। अजय जो है बंटी के पिता है। डॉक्टर जोशी जो बाद में शकुन से शादी करते हैं। वकील चाचा और मीरा। मीरा जो है वह बंटी की सौतेली माँ यानी अजय की पत्नी है। मनु भंडारी का एक अन्य उपन्यास है महाभोज, जिसका प्रकाशन 1979 में होता है। इस उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ को यथार्थ चित्रण किया है। अभी महाभोज उपन्यास के पात्र है विशेषर, हीरा, रुकमा, दास साहब, सदाशिव, अन्य, जोरावर, सुकुल बाबू। यह जो है यह पात्र महाभोज उपन्यास के हैं। अगला प्रश्न है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। अभी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह जो कि व्यंग्यात्मक रचना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। मातादीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश मिला था। बिल्कुल सही है। मातादीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद पर मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। मातादीन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गए थे। बिल्कुल सही है। मातादीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह कम करा दी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परशाई की रचना है। ये व्यंग्यात्मक है। इसके कहानी संग्रह है। अभी हरिशंकर परशाई के कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं उसके दिन फिरे भोला राम का जीव। मेरे ख्याल से आज यहीं पर रुकते हैं और कल के वीडियो में बाकी का देखते हैं प्रश्न। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट ही हमारा हौसला है। धन्यवाद।